लाभ आप दे सकते हैं मरीज को। और ध्यान से देखें तो होता भी यही है, मोस्ट ऑफ पेशेंट, देखिए नाभि के लिए कहा जाता है एब्डोमिनल ब्रेन, मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम एक छोटा सा पढ़ते चर्चा बताते हैं। जैसे ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, उसी तरह से एब्डोमिनल ब्रेन हमारा जो नाभि है वो जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉलब्लैडर, स्टमक, हार्ट, लंग्स, है ना, किडनी, यूरिन, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड विद आवर नेवल पैड। तो अगर ये नाभि डिसलोकेट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपको परेशानी आएगी। क्या परेशानी आएगी? सबसे एक सामान्य सी बात है, लोगों के दिमाग में रहता है पेट गड़बड़ हो गया। तो पेट गड़बड़ होना ही होना है, लेकिन उसके साथ साथ आपका मन न लगे। जिस दिन आप जानिए कि निगेटिव थॉट बढ़ गई है, आप सिर्फ अपनी नाभि को चेक करना शुरू कर दीजिए, आपकी निगेटिव थॉट सही हो जाएगी, पेट का दर्द सही हो जाएगा, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा, सर्वाइकल का पेन ठीक हो जाएगा। और ये मैं ऐसा नहीं कि रेड कैमरे से बता रहा हूँ, मेरे पास एक अनुभव के कम से कम 10 से 20 रोगी अभी तुरंत निगेटिव थे, जिसको कहिए मैं आपको तुरंत फोन पे बात कर रहा हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट स्पाइन। अभी अभय जी जब क्लास ले रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी वर्ड यूज करी कि हमारा जैसे ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसमें बिजली की सप्लाई के लिए अलग अलग स्विचेस हैं। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफार्मर तो हमारा ब्रेन ही है, लेकिन उस स्विचेस कहां से मिलेंगे? तो ब्रेन का स्पाइन के साथ कनेक्टिविटी। तो आइए छोटी सी चर्चा इसकी थोड़ी सी पेशवाही जो कि सामान्य रूप से हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले ह्यूमन स्पाइन की बात हो रही है, ये जो हमारी है उसकी बात हो रही है। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार कि क्या है। ये कोई अलग से हम नहीं दिखा रहे हैं, आपकी किताब चरक 3 है, उसका पेज नंबर 113 से लेकर 117 तक की बात है। नोट कर लीजिएगा, खाली पेज नंबर लिखी, किताब सबके पास है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप सभी स्टूडेंट्स कम से कम किताब तो खोलते होंगे। क्या है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल सबके पास है, फटाक से फोटो खींचे और टाइमर लगाइए। पेज नंबर 113 से 117 तक के बीच की बात है ये, ठीक है ना। पहला ये जो पेज है ये 71 से 76 के बीच की बात है, ये तो अभी लिखा है। कोई बात नहीं, फोटो खींच लीजिए, बहुत समय नहीं है क्या। क्या है तो स्पष्ट लिखा है कि ये है बैक कर्व है, बैक मस्कुलोस्केलेटल सपोर्ट एक्सिस है। पीछे का हिस्सा है, किस चीज से बना है? मस्कुलोस्केलेटल, मसल और स्केलेटल यानी कि हड्डियों से बना हुआ एक एक्सिस है। सीधी सी बात, क्या काम करता है? सपोर्ट बॉडी वेट। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके अंदर से अगर स्पाइन को हटा दिया जाए कैसा रहेगा? मजा आएगा? तो क्या दिक्कत है? कोई जबरदस्ती की हड्डी पड़ी है, कोई काम ना था और सर दर्द अलग बनाया नहीं, पता चला सर्वाइकल का पेन हो गया तो लंबर पेन हो गया, अलग अलग बातें करती है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि ये आपके बॉडी वेट को संभाले रखने का काम करती है, यानी कि जो आपका शरीर का वजन है, आप 100 किलो पे हो चाहे आप 10 किलो पे हो, पूरा का पूरा बॉडी वेट जो है इस स्पाइन की वजह से आप खड़े होकर के चल पा रहे हैं, ऐसे खड़े हो पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर लिखा है एक ट्रांसमिट फोर्सेस फ्रॉम पेल्विस टू लोअर रिजन। देखिए ऐसा समझ लेते हैं, और किताब की भाषा में इन चीजों को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमारा शरीर को अगर हम लोग बात करें तो सिर का वजन किसके पास रहता है? गर्दन पर। गर्दन और पीठ का वजन, गर्दन और सिर का वजन पीठ पर, और फिर उसके नीचे का वजन कमर पर, कमर से नीचे का वजन घुटनों पर, और घुटनों से नीचे का वजन एंकल पर। क्या यही चारों जगह पर सबसे ज्यादा परेशानी आती है? गर्दन, कमर, घुटना और एंकल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले हमें अपने बॉडी पास्चर को भी देखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप ट्रीटमेंट करने शुरू करें, आप ट्रीटमेंट करने से पहले एक बार नाभि का भी चयन जरूर करें, बॉडी अलाइनमेंट को भी जरूर देखें।
अगर इस सर ने कुछ बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट्स भी लिखाए हैं तो हम लोग जब आगे की बात होगी तो चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबी बात है इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में मारते चल रहे हैं। अब ये स्पाइन की जो बात है, तो स्पाइन कैसे है? सीधी सीधी डंडे की तरह है क्या? डबल एस के आकार की है, डबल एस, वन एस फिर डबल एस, तो डबल एस के आकार की है। और इसमें भी दो कर्वेचर है, फर्स्ट है प्राइमरी कर्वेचर, द सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी कर्वेचर में क्या आएगा? प्राइमरी कर्वेचर में आपका सर्वाइकल रीजन जो है सबसे पहले आएगा, ठीक है ना, और थोरेसिक, हाँ थोरेसिक और सर्वाइकल, और फिर उसके बाद लंबो और सैक्रल। तो यही वजह है कि सबसे पहले जो परेशानी आती है आपको, सबसे पहले सर्वाइकल रीजन से शुरू होती है। हम लोग कहते हैं भले कि हमारे कमर में दर्द है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे गर्दन की प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा एक चीज यहाँ पर और आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, पहले तो हम प्रभाजी से पूछ लें, प्रभाजी क्या हमें 10 से 15 मिनट का समय एडिशनल मिलेगा या तो नहीं मिलेगा? तो मुझसे थोड़ा सा जल्दी करें, ठीक है। अच्छा नहीं भाई, हमें शेड्यूल को देखना है, ऐसा नहीं है। तो 10 मिनट की परमिशन मिली, आशा है कि हम खत्म करेंगे। तो ये बात होती है कि हमने बताया कि इसीलिए गर्दन की प्रॉब्लम सबसे जल्दी आती है और कमर की तरफ। आजकल सबसे ज्यादा कॉमन क्या परेशानी आ रही है? सर्वाइकल। कारण ऐसे नहीं भाई, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप तो घर में रहता है, मोबाइल अगर किसी ने बताया कि मोबाइल जो है स्विच ऑन, थोड़ी देर हम भी मोबाइल ऑन कर देते, बहुत होता है। तो ये मैं अभी कल पढ़ रहा था, किसी व्हाट्सएप पे ही किसी ने मैसेज किया था कि डिग्री वाइज अगर हम 30 डिग्री नीचे झुक कर के काट देख रहे हैं तो लगभग 10 केजी का वजन हमारे गर्दन पर पड़ता है। सॉरी 90 डिग्री पर देख रहे हैं तो लगभग 10 केजी का वजन हमारे गर्दन पे पड़ता है। वहीं अगर 30 डिग्री पे आ जाते हैं तो वो 15 केजी, और अगर 90 सीधे नीचे देख करके यूं ऐसे पड़ रहे हैं तो लगभग 20 से 25 केजी में आपके शरीर का वजन हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोगों को गर्दन की परेशानी होती है। और हम लोग मोबाइल कैसे देखते हैं? ऐसे कभी देखते हैं ऐसे, क्यों ऐसे बहुत ऐसे, इससे ज्यादा नहीं, यानी 30 केजी मिनिमम 30 एंगल पे हम लोग देखते हैं, यानी कि 10 से 15 केजी का वजन हम अपने गर्दन का बढ़ाया है। तो दर्द कहाँ नहीं होगा, तो हम लोगों को इसका इलाज भी इसी स्पाइन से, फिजिकल स्पाइन से सीखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम की, मेरी आवाज तो आ रही है ना? कोई इस माइक की जरूरत है क्या? अगर लगेगी तो बताइएगा, वैसे मुझे लगता है कि मेरी आवाज ठीक है, आप लोगों के हिसाब से पर्याप्त। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आप गर्दन से जब नीचे करते हैं तो कमर में दर्द आ गया। क्यों कमर में? जब गर्दन लोड नहीं लेगा तो जाहिर सी बात है गर्दन अपना पूरा लोड किसको देगा? कमर को। और कमर ने भी लोड नहीं लिया तब किसको देगा? देखिए तो अभी भी कमर पकड़ के बैठे हैं घुटने में। तो यही कारण है कि गर्दन, कमर और घुटना, यही कॉमन प्रॉब्लम हमारे सबके बीच में सबसे ज्यादा फेस आउट करने को मिलती है। हम लोग आ जाते हैं पेशेंट में इसी कैटेगरी में, फिर देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि गर्दन कैसे घूमती है और इसका कारण है। एक सामान्य सी बात होती है गर्दन के लिए, हम कहते हैं कि जब सर्वाइकल हो जाता है तो चक्कर आ जाता है ऊपर करने पर और बाएं दाएं करने पे। आज हम लोग अपनी पहले गर्दन ही चेक करें कि गर्दन ठीक है कि नहीं सबकी। कैसे चेक करेंगे? ऐसे वैसे नहीं चलेगा, सीधे बैठिए सब लोग, एकदम स्ट्रेट बैठिए, उसको सीखेंगे भाई। ऐसे बैठिए और लेफ्ट साइड ले जाइए गर्दन, आसानी से नीचे जा सकते हैं, ठीक है। 2 सेकंड रोकिए, फिर नीचे सामने ले आइए, फिर राइट साइड ले जाइए गर्दन को, देखिए कितनी घूम रही है। फिर से 2 सेकंड रोकिए, फिर सीधे लाइए, फिर ऊपर की तरफ ले जाइए, देखिए गर्दन कहीं झुक रही है क्या, फिर नीचे ले आइए, फिर नीचे की तरफ ले जाइए, क्योंकि नीचे की तरफ उठ रही है क्या, सीधे कर लीजिए। किस तरफ ज्यादा स्टिफनेस लग रही है वो ध्यान देना है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब सबकी गर्दन गई है ना। ये प्रैक्टिस की बात है।
मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, जब पेशेंट आते हैं, हम क्लिनिकल बात करें, जब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट से पूछते हैं गर्दन की कोई परेशानी है क्या? अरे सर कहाँ, गर्दन बिल्कुल फिट है, ये एकदम घुमा देते हैं और 15 दिन से चक्कर आ रहा है। ऐसा नहीं करना है, हमें चेक करने का तरीका आना चाहिए, आप उनसे चेक कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे पता चली कि इस वर्टिब्रा की प्रॉब्लम है? अगर ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रही है तो C1, अभी C1 खाली लिख लीजिए, क्या है C1 मुझे नहीं पता और हमें लगता है आपको भी नहीं बताना चाहिए। हाँ नहीं पता है, अच्छी बात है। ऊपर नीचे करने में C1 और वही लेफ्ट राइट करने में C1 C2, बस इतना लिखिए। C1 ऊपर नीचे करने में और लेफ्ट राइट करने में C1 C2। नॉडिंग कहते हैं इसको, ऊपर नीचे करना नॉडिंग कहलाता है। इसको हम लोग जब टाइप 1 पढ़ेंगे तो एक वर्ड आया होगा यस बोन टाइप और नो बोन टाइप। यस करने का मतलब नॉडिंग करना, तो ये C1 की प्रॉब्लम है, और नो मतलब लेफ्ट राइट टर्निंग करना, तो ये C1 C2 की प्रॉब्लम है। यानी कि C1 C2 एक दूसरे पे रोटेट होते हैं, दाएं दाएं गर्दन घूमती है ना। अभी C1 C2 क्या है हमें नहीं बताना है। आइए हम इस चित्र को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कुछ दिख रहा है क्या? क्या है ये? तो मोटी भाषा में हम समझते, देखिए हम इतनी पढ़ाई लिखाई वाले काम नहीं करते हैं, मोटी भाषा में मोटा समझते ना कि सरलता से। आप सबके अपने मोती की माला देखी होगी, बिल्कुल देखिए। अगर एक मोती की माला में 33 मनके हो जाए, 33 मोतियां हो, तो क्या वो स्पाइनल कॉर्ड की तरह से दिख सकती है, स्पाइन की तरह से दिख सकती है? बिल्कुल दिखनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी स्पाइन है उसमें भी 33 वर्टिब्रा होते हैं, यही जो मनके के रूप में दिखा है 33 वर्टिब्रा, 33 वर्टिब्रा। अब जाहिर सी बात है कि ये जो मनके हैं वो किसी न किसी धागे से प्रोवाइड होंगे। मोती में धागा पिरोया जाता है ना, तो जो धागा है उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ से शुरू होता है? ब्रेन का लास्ट पार्ट है मेडुला, और उसी मेडुला का एक्सटेंशन है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नर्व एंड कॉर्ड? कॉर्ड क्या है? कॉर्ड यस एग्जैक्टली, कॉर्ड इज थिक। बहुत बढ़िया आंसर दिया भाई। ढेर सारे धागे हैं, उनको मोटा सा एक बार इकट्ठा कर लिया गया, जो मोटा धागा हो गया उसको रस्सी की तरह संरचना दी गई, उसको रस्सी बोला गया, तो दिस इज कॉर्ड। तो मोटे धागा तो नहीं, तो धागे क्या है? स्पाइनल नर्व्स। कई स्पाइनल नर्व्स मिल करके एक कॉर्ड के रूप में संरचना लेकर के मेडुला से नीचे उतरी, जो कि नंबर 3 नंबर 4। अभी नंबर 3 नंबर 4 नाम सुने रहिए, पहले भी सुना है, हम अभी बताएंगे क्या है। नीचे उतर आई, कमर के पास यहाँ पर आई, यहाँ से 2 पार्ट हो करके फिर नीचे दोनों पैरों में चली गई, जिसको हम लोग कहते हैं शायनिका। तो क्या क्या वर्ड मिला? नंबर 1 वर्टिब्रा जो कि मोटी थी, ठीक है। नंबर 2 कॉर्ड जो कि धागा यानी मोटा धागा था। नंबर 3 नर्व, कैसी नर्व? जो रेशे में धागा करने के लिए जो रेशे थे वो नर्व्स, ठीक है ना। नंबर 3 नर्व। फिर नंबर 4 शायनिका। व्हाट इज शायनिका? जो पैरों में कॉर्ड जो है नीचे जो उतर करके फैल गया और पैरों में जा रहा है, ये कह रहा है शायनिका, ठीक। तो स्पाइन हमारी कहां से कहां तक हो गई? तो इसका काम भी पूरे शरीर में होना चाहिए कि ब्रेन से मैसेज लेगा और पूरे शरीर में 1 to 1 हर जगह फैलाएगा, ठीक ना। अब आइए, एक हमने देख लिया कि मोती थी जिसको हमने नाम दिया वर्टिब्रा, एक धागा था जिसको नाम दिया कॉर्ड। अच्छा ये बताइए, 2 मोती ये अगर है और इसके बीच से धागा निकला, अगर मोती लड़े भिड़ेगी, क्या मोतियां टूटेगी? नहीं टूटेगी या डिग्रेडेशन होगा। उसमें क्या किया गया? एक जेली नुमा संरचना रख दी गई, जिसको कहते हैं डिस्क। आप लोगों ने कभी ब्रेड बटर खाया है? तो खाते हैं, तो ब्रेड और बटर में अगर ब्रेड को 2 डिस्क हो गई और उसके बीच में जो बटर है वो क्या हो गया? डिस्क। काम क्या करेगा? जो बीच
इसका घर्षण है, जो हम लोग घूमते हैं, उठते बैठते हैं, तो जो घर्षण होता है उसके बीच में टिकटा को